इसमें मैंने एक लाइन अंडर वो कराई थी, एक वर्ड, रेस्टोर सच बेनिफिट्स, ठीक है, यानी कॉर्शन के, अरे क्या क्या परेशानी है, क्या हो गया, आगे आ जाओ तुम। तो देखो इसमें जो पॉइंट है वो है रेस्टोरेशन, ठीक है, रेस्टोरेशन किसका, ऑफ बेनिफिट्स, मतलब ए ने अगर कॉर्शन करके बी से कोई प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, और अब बी चाहता है कि इसको कैंसिल कर दिया जाए, तो ए ने जब बी से प्रॉपर्टी ली तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इसने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो दिया होगा ना, बिना कंसिडरेशन के तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो मान लो इसने मोबाइल वाली जैसे एग्जांपल दिया था, तो इसने मोबाइल ले लिया, 10,000 रुपये पकड़ा दिए, तो ये जो 10,000 रुपये बी के पास आ चुके हैं, अब बी चाहता है कि मैं इसको कैंसिल करूं, तो बी को ये 10,000 रुपये का क्या करना पड़ेगा, रेस्टोर करना पड़ेगा, यानी वापस करना पड़ेगा ए को, ठीक है, क्योंकि एक लाइन है याद रखना, द पर्सन हु वांट्स जस्टिस मस्ट डू जस्टिस, यानी ये पर्सन जस्टिस चाहता है ना कि मेरे साथ गलत हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, तो द पर्सन हु वांट्स जस्टिस मस्ट डू जस्टिस फर्स्ट, तो पहले न्याय करे, यानी पहले जो बेनिफिट जो उसके पास भी तो गलत तरीके से है उसको वापस करे, ठीक है। हाँ, ये एक्चुअली देखो इसके साथ इन्होंने एक सेक्शन दे रखी 71, तो 71 में स्पेसिफिकली मनी के लिए दे रखा है, यहाँ पर मनी या प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर केवल मनी के लिए दे रखा है कि अंडर कॉर्शन किसी ने डरा धमका करके आपसे कोई कैश ले लिया है तो वो कैश भी रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, जबकि सेकेंड पॉइंट में मनी प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकता है। और चलो फिर आगे पढ़ो, पेज नंबर 'बर्डन ऑफ प्रूफ', वन 1.43 पे, हाँ इसमें मनी लेंडिंग ट्रांजेक्शन एंड इन गिफ्ट्स, जो एग्जाम्पल अ यूथ ऑफ 18 ईयर्स, ये तो बहुत क्लियर है, देखो इसमें अ यूथ ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज स्पेंड थ्रिफ्ट एंड अ ड्रंकर्ड बोरोड 9,000 रुपी ऑन ए बॉन्ड बियरिंग, इसमें जो मेन है इसको पकड़ो कि उसने 90,000 का बॉन्ड जिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट है 2% पर मेंसम यानी पर मंथ जो है, उसने एक बॉन्ड साइन किया, इट वॉज हेल्ड बाई द कोर्ट दैट द ट्रांजेक्शन इज अनकॉन्शनेबल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बीइंग एज सो एक्सोबिटेंट, यानी कि उस समय मार्केट रेट के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे आज की डेट में कंपाउंड इंटरेस्ट है ही नहीं, तो आज की डेट में अगर आप किसी 18 साल से यूथ ऑफ 18 ईयर्स ऑफ 18 साल के एज के बच्चे को आप अपॉर्चुनिटी देख करके उसे 90,000 का बॉन्ड साइन करा लेते हो, वो भी 2% पर एनम पर मंथ, यानी कि मैंने बोला था कि पर मंथ अगर हम ईयर के हिसाब से लगाएंगे तो 24% इंटरेस्ट बैठेगा। बैंक भी हाउस लोन या व्हीकल लोन में 10% 11% से ज़्यादा नहीं लेते, तो 24% आज की डेट में बहुत ही मतलब अनकॉमन है और बहुत ही हाई रेट है। तो ऐसा बॉन्ड साइन कराना 18 साल के बच्चे को, वो भी उसकी मेंटल पोजीशन ठीक ना हो, तो उस कंडीशन में, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओ। अगर देखो ऐसे इसे और समझ लो, अगर इसको सीधा सीधा 24% लगाया जाता तो हाई तो है, लेकिन मान लो 1,000 रुपये लिए गए तो 24% इसका कितना बैठता, 240 रुपये, यही तो बैठता ना, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है तो सही है ना, तो 240 रुपये बैठता। लेकिन अब इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, अगले साल कितने पे लगता, 1240 पे। लेकिन यहाँ पर तब भी एक बार मैनेज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1,000 पे 2%, यानी कि 220 रुपये करके शुरू हो गया, फिर 1,020 पे,
फिर 1020 पे का अगला, यानी अगले मंथ जो भी रेट बनेगा, तो उन्होंने फर्स्ट मंथ से कंपाउंड इंटरेस्ट जो 240 से ज़्यादा बैठेगा, कम से कम मुझे लगता है 400 के आसपास बैठेगा। तो एक तो वैसे ही हाई रेट पे लगाना, साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना, तो दैट इज़ टोटली अनकॉमन। और ऐसे में आपने एक यूथ को जिसकी जो पोजीशन ठीक नहीं है, मतलब जो है, तो उस कंडीशन में आपने उसका मौके का फ़ायदा उठा के बॉन्ड साइन करा लिया। और मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल और दिया था ना, बेटा मूवी का, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि उस समय भी उस बच्चे को, क्योंकि माइनर एज है, हम उसे अगर मान लो मैच्योर भी मान लेते हैं, तो उस समय वो उस पोजीशन में नहीं था कि वो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ बेटर क्या है, क्या कौन चीज़ उसके लिए लॉस वाली होगी, उसको नहीं समझ पाया। ठीक है, तुम्हारा क्या था? बर्डन ऑफ प्रूफ। देखो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना, याद रखना कि जब भी आप कोई एडवांटेज चाहते हो तो आपको प्रूव करना होता है। देखो क्रिमिनल को पुलिस अरेस्ट करती है तो एडवांटेज कौन चाहता है? पहले पुलिस नहीं, सबसे पहले पुलिस, क्योंकि उसने पकड़ा है। तो पुलिस चाहती है कि इसको सजा मिले, क्योंकि कानून तो हर पर्सन को इनोसेंट मान के बैठा हुआ है। ध्यान कर लो कि जब तक उसके ऊपर क्राइम प्रूव नहीं हो जाता तब तक उसे इनोसेंट माना जाता है। तो यहाँ पर क्रिमिनल को, या क्रिमिनल का किसी भी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करना चाहती है, सजा दिलवाना चाहती है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दैट द पर्सन इज क्रिमिनल। तो यहाँ पे पुलिस का हो गया। अब जैसे ही पुलिस ने प्रूव कर दिया, उस समय तक क्रिमिनल को कोई ज़रूरत नहीं है अपनी डिफेंस करने की, क्योंकि कोर्ट छोड़ देगी उसको, पुलिस प्रूव नहीं कर पाई तो। लेकिन जैसे ही पुलिस ने प्रूव कर दिया कि हाँ यही क्रिमिनल है, उस मोमेंट अब बचने का बेनिफिट कौन लेना चाहता है? क्रिमिनल। तो क्रिमिनल को प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने क्राइम नहीं किया। तो मोटी सी बात इतना ध्यान रखना कि अगर लीगल कोई एडवांटेज लेना चाहते हो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका मैटर उस कैटेगरी में आता है। जैसे इसको समझ लो, जैसे ए को पुलिस ने पकड़ा, तो पुलिस ने पहले प्रूव करना है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? पुलिस के ऊपर। और जैसे पुलिस ने 100% प्रूव कर दिया, यानी बियॉन्ड डाउट प्रूव कर दिया, तो ये अब फंस गया, अब इसे सजा मिलेगी। ये कह रहा है कि मैंने तो अपनी प्राइवेट डिफेंस में मारा, यानी इस जो भी पर्सन था जिसका मर्डर हुआ, तो एक्स ने ए पर अटैक किया और ए ने बचने के चक्कर में, यानी अपनी लाइफ को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस में इसको मारा। तो पहले पुलिस प्रूव करेगी कि इसका मर्डर ए ने ही किया। जब ये प्रूव हो गया तो इसको सजा मिलेगी। अब इस सजा से बचना चाहता है तो प्रूव करे कि हाँ इसका केस प्राइवेट डिफेंस में आता है। तो इसलिए अगर हम अपने इस केस की बात करें तो ए की प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए थी, बी ने इमोशनली या कॉर्शन या किसी भी तरीके से उसने इसको 1 लाख रुपए में ले लिया। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ये चाहेगा कि डील कैंसिल हो जाए क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये डील कैंसिल हो जाए, लेकिन यहाँ पर डील कैंसिल के लिए जब ये अप्लाई करेगा तो किसी भी नॉर्मल पर्सन को ये फील हो जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन था इनके बीच में दैट वाज अनकॉमन। जब अनकॉमन था तो प्रूव किसको करना है? जो बेनिफिट्स में है, यानी इसको प्रूव करना है कि मैंने बिना अनड्यू इन्फ्लुएंस के ये प्रॉपर्टी परचेज की है। मैंने इससे 5 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए में खरीदते समय कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं की, कोई मैंने फोर्स इस्तेमाल नहीं की। ठीक है, इसको प्रूव करना है क्योंकि ये इस समय बेटर पोजीशन में है। और जब मैंने बोला था कि अगर 5 लाख की प्रॉपर्टी 5 लाख में ही खरीदी गई तो भी ये कैंसिल कराना चाहता है, तो इसका मतलब ये कोई अनड्यू एडवांटेज लेना चाहता है, क्योंकि पहले डील कर दी, मार्केट रेट पे डील की, अब क्यों कैंसिल करना चाह रहे हो? तो यहाँ पर प्राइमा फेसाई सबको लगेगा कि इस मैटर में कोई गड़बड़ नहीं है, फिर भी कैंसिल कराना चाहते हो, तो आप प्रूव करो कि इस पर्सन ने आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे प्रॉपर्टी ली थी। प्रूव करो आप। सब जगह ये बर्डन ऑफ प्रूफ ही तो प्रूव है। जो हम प्रूफ की बात करते हैं ना, जो शुरू में हमने एक बार डिस्कशन किया था, वो यही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी जो चाहे सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी।
ठीक है। जैसे फिर मैं तुम्हें एक मूवी का एग्जांपल देता हूँ, जो जॉली LLB 2 में इकबाल अंसारी और इकबाल कादरी में पुलिस ने प्रूव कर दिया था कि एक ही आदमी था और हमने उस टेररिस्ट को ही मारा। जब ये प्रूव हो गया था तब उसको बचा, क्योंकि देखो उसमें पूरी सजा मतलब क्लियर हो चुका है। अंत में दोबारा उसके पेरेंट्स केस फाइल करते हैं उस लड़की के, यानी जो उसकी पत्नी थी, उस केस को रीओपन कराया जाता है कि नहीं इकबाल कादरी और इकबाल अंसारी अलग थे। लेकिन लास्ट मोमेंट तक उस मूवी में देखो तो कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती जब तक कि वो बाबा बन के पकड़ में नहीं आता, तब तक डिफेंस काम नहीं करता। तो इसलिए पुलिस का काम है प्रूव करना। आप कह रहे हो कि आपका पर्सन इनोसेंट था, आपका क्लाइंट इनोसेंट था, तो प्रूव करो। तो लास्ट तक प्रूव करते हैं, कश्मीर तक प्रूव करने के लिए जाता है, बनारस तक प्रूव करने के लिए जाता है, तो प्रूव करना पड़ेगा। अब मान लो जब लास्ट में प्रूव हो गया कि वो जो इंस्पेक्टर था सूर्यवीर सिंह तो उस इंस्पेक्टर ने वाकई एनकाउंटर किया रियल, कि वो क्रिमिनल पुलिस जीप में जब वो लेके जा रहे थे या गाड़ी में लेके जा रहे थे तो वो गाड़ी से भागने की कोशिश करने लगा और उसने भदौरिया जो इंस्पेक्टर उसका रिवॉल्वर छीन के और गोली चलाई। तो अपनी प्राइवेट डिफेंस में पुलिस ने गोली चलाई और उसमें उसको लग गई गोली। अगर ये प्रूव करे, क्योंकि अब जैसे मतलब पुलिस पकड़ में आ गई तो उसी मोमेंट अब बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर आ गया कि अगर वो चाहते हैं बचना कि हमने कोई क्राइम नहीं किया, हमने तो पुलिस की ड्यूटी निभाई, तो प्रूव करें कि एनकाउंटर फेक नहीं था, रियल था। ठीक है, हो जाएगा। बैक आ जाओ फिर। देखो पेज नंबर 1.43 पे एक पॉइंट है कि देखो पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोर्ट की पावर का जिक्र किया हुआ है कि when consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। ये तो सिंपल लाइन है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कौन कैंसिल करा सकता है, जिसकी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई थी। लेकिन एनी सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड आइदर एब्सोल्यूटली। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट को ये देखना होगा कि क्या पूरा ट्रांजैक्शन को ही सेट असाइड कर दें, यानी खत्म कर दें, और इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर, और जिस पार्टी को कैंसिल करना था उसने कोई बेनिफिट लिया है, तो अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज द कोर्ट में सीम जस्ट, तो कोर्ट ये भी कह सकती है कि ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू रहने दो, लेकिन इसमें ये चीज़ें ऐड कर दो या माइनस कर दो। क्योंकि यानी यहाँ पर कोर्ट के पास क्या पावर है, कोर्ट चाहे तो सेट असाइड कर दे एब्सोल्युटली, या कोर्ट चाहे तो मॉडिफाइड टर्म्स कंडीशंस पे उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी करा ले। जैसे इसमें ही बोले भाई 1 लाख रुपए आ गया है, ट्रांजैक्शन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके 0 पोजीशन पे आ जाओ, यानी ये आपके 1 लाख रुपए वापस कर देगा, ये आपकी प्रॉपर्टी वापस कर देगा। और चाहो तो ठीक है इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर लो, मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए थी, 1 लाख रुपए आपके पास आ गया, 4 लाख रुपए आप और प्रोवाइड कर दो और इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर दो। ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें एक मतलब एक जो एग्जाम्पल दे रखे, शायद मैंने एग्जाम्पल में बता दिए थे ना, पढ़ लिए थे तुमने, मैंने पढ़ने को बोला था, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, फटाफट आ जाओ नेक्स्ट उस पे। हाँ, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन सबको मतलब पता होगा, बहुत सिंपल सी बात करते हैं, झूठ बोलना, रिप्रेजेंट करना, कोई भी फैक्ट को रिप्रेजेंट करना विच इज फॉल्स। ठीक है ना। तो कोई आदमी झूठ क्यों बोलता है, बेनिफिट के लिए, लेकिन 2 तरीके से झूठ बोलता है। अननोइंगली और नोइंगली। बोलता है कि नहीं बोलता झूठ, ऐसे ही कई बार जानबूझ करके झूठ बोलता है, कई बार अनजाने में झूठ बोला जाता है, हो सकता है कि नहीं। अरे
जान के झूठ बोलना तो सबको पता है, अनजाने में झूठ बोला जा सकता है कि नहीं? कैसे? कोई बात पता ही नहीं थी, कोई बात पता नहीं थी। जैसे हमें कई बार क्या होता है, फेसबुक वाले मैसेज को पढ़ के और मैसेज शेयर कर देते। मैंने अपना भी एग्जांपल दिया था कि हमने फैक्ट्स जाने नहीं और हमने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, जैसे मेरा एक मित्र था, तो उसका रिज़ल्ट, जब 10th की बात बता रहा हूँ, तो 10th का रिज़ल्ट आया और किसी ने उसको बोल दिया तू पास हो गया है। वो दौड़ा दौड़ा घर गया, यानी न्यूज़पेपर वाले ने जैसे भी बताया हो, बोले हाँ पास हो गया। वो दौड़ा दौड़ा घर गया, जाके उसने पैसे लिए, मिठाई लेकर के पूरे मोहल्ले में बांट दी, क्योंकि उस समय 10th का रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता था। मतलब एक तरीके से ऐसा लगता था जैसे इलेक्शन जीत लिया हो। अब उसके बाद शाम होते होते उसका चेहरा उतर गया। मैंने पूछा क्या हो गया, तो फिर बोले कि अब रिज़ल्ट चेक किया तो उसका रोल नंबर नहीं था, यानी वो फेल था। तो यहाँ पर अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि वो मिठाई वाले से मिठाई लेने पैसे पहुँचता है और दुकानदार से ये कहता है कि भाई मुझे उधार दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि मैं पास हो गया हूँ, ठीक है, और इसलिए मैं कुछ मिठाई बांटना चाहता हूँ। तो शॉपकीपर जो उसका मान लो चाचा ताऊ जो भी है, उसने बच्चे को कि इस फैक्ट को कि हाँ बच्चा पास हो गया, उस पर ट्रस्ट करके उसको कोई सामान दे दिया। तो यहाँ पर उस बच्चे ने जो स्टेटमेंट बोला, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, शायद यानी मान लो कि शायद वो मिठाई वाला फेल हो जाने पे मिठाई मांगता तो कभी ना देता, बट उसको झूठ बोला गया। लेकिन उस बच्चे ने झूठ कैसे बोला? नोइंगली या अननोइंगली? लेकिन इस अननोइंगली में लापरवाही जरूर है, क्योंकि वो थोड़ा सा अगर अलर्ट होता तो न्यूज़पेपर से वेरीफाई कर लेता, आज की डेट में इंटरनेट पे जाके चेक कर लेता। जियो का मोबाइल सबके पास है ही, नेट की कोई टेंशन नहीं है, तो वो चेक कर सकता था ना। तो नोइंगली झूठ बोले या अननोइंगली झूठ बोले? नोइंगली में आप मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो फॉल्स रिप्रेजेंट करने को, और अननोइंगली में कहीं ना कहीं आपसे लापरवाही हुई है, बट बोला तो आपने झूठ ही है। तो अगर ए ने बी के साथ झूठ बोल करके या अननोइंगली मतलब झूठ बोल करके कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बी की क्या गलती है? बी के साथ तो झूठ ही बोला गया, ठीक है। आपका जो झूठ था वो विलफुल था या इनोसेंट था, इससे बी को क्या मतलब? बी तो बर्बाद हो गया, बी तो उस झूठ में फंस गया। नहीं, अगला स्टेप है अभी फिलहाल। देखो यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे जब हम इस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो उस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि उसने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिस पे बी ने ट्रस्ट कर लिया, और बी को जो भी एक तरीके से वेरीफाई करना चाहिए था वो ऑलरेडी कर चुका, बट फिर भी वो पकड़ में नहीं आई। तो यहाँ पे इसीलिए हम बी के ऊपर कोई लायबिलिटी फिक्स नहीं करते हैं। हम मान के चलते हैं कि बी ने अपनी तरफ से जो भी केयर करनी थी उसने वो केयर की, ठीक है। तो बी ने अपनी तरफ से केयर की, लेकिन ए ने नोइंगली झूठ बोला या अननोइंगली झूठ बोला, बट झूठ बोला तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल ही रहेगा इन दोनों केसेस में। यानी बी के पास राइट है कि वो चाहे तो इसको कंटिन्यू कर ले इन दोनों को, और चाहे इन दोनों को रिजेक्ट कर दे। और दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, नोइंगली अननोइंगली का। नोइंगली के लिए आप विलफुल वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो और इसके लिए इनोसेंट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। अब जानबूझ के झूठ कैसे बोला जाता है? पेज नंबर 1.44 पे आओ। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स। देखो, मीन्स एंड इंक्लूड जब भी दिया जाता है तो इसका मतलब कुछ सजेस्टिव आइडियाज दिए जाते हैं और उसके बाद उसमें ऐड मान के चलो कि कुछ नई चीज़ें ऐड हो सकती है, ठीक है। तो जैसे क्या लिखा है, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। या तो पार्टी ने खुद किया या विद हिज कॉन्निवेंस, यानी उसके फायदे के लिए, उसके इशारे पर, बाय हिज और बाय हिज एजेंट, या उसके एजेंट ने किया। क्यों किया? विद एन इंटरेस्ट टू डिसीव अनदर पार्टी। डिसीव करने के इंटरेस्ट।
मुझे इसीलिए चाहिए थी। किसी और से यूज़ करा दूँ? देख लो, अगर मिल जाए तो ठीक है। ये नहीं कि कोई कोई नहीं, ठीक है। तो या तो देखो पार्टी खुद झूठ बोले, या पार्टी के फायदे के लिए कोई और झूठ बोले, या पार्टी का एजेंट बोले, तीनों का एक ही इम्पैक्ट है। और क्यों बोला गया, देखो विद एन इंटेंट, यानी इंटेंट मतलब इंटेंशन, यानी उसकी सोच या उसकी एक तरीके से इच्छा जो थी वो क्या थी, टू डिसीव अनदर पार्टी, दूसरी पार्टी को धोखा देना। ठीक है, तो जब आपने धोखा देने की नीयत से झूठ बोला, आपने बोला, आपके सहयोगी ने बोला, आपके एजेंट ने बोला, तो ये फ्रॉड में आएगा। और कैसे कैसे हो सकता है, तो उसके लिए नीचे देखो, सबसे पहला दे रखा है द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, यानी फैक्ट कैसा है, नॉट ट्रू, यानी कि फॉल्स है, फिर सजेस्ट कर रहे हो। यानी जब आपको पता है कि जो फैक्ट है जिसको आप सजेस्ट कर रहे हो वो झूठ है, तो क्यों सजेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब आपकी नीयत क्या है, खराब है। ठीक है, या देखो क्या लिखा है, बाई वन हैविंग नॉलेज, यानी जिसको पता था कि मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो झूठ है, या उसे बिलीव था कि वो जो फैक्ट बताएगा वो झूठ बताएगा। ठीक है ना, जैसे बहुत सिंपल सा घर का एग्जाम्पल जो मैंने बोला कि पेरेंट्स से वो चॉकलेट वाला एग्जाम्पल दिया ना, चॉकलेट को, बड़ी चॉकलेट को 500 रुपये या 2000 के नोट में कन्वर्ट करते तो बच्चों को क्या बोला जाता है कि बेटा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कागज़ है। तो ये क्या है, एक सजेशन है और फॉल्स है, जिसके बारे में पेरेंट्स को पूरा यकीन है, पता है कि हम जो बोल रहे हैं वो झूठ है, फिर भी वो झूठ बोलते हैं। तो वो क्या है, यानी बचपन से तुम लोगों के साथ फ्रॉड होता रहा है। सेकंड पॉइंट, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। समझ में आ गया होगा, एक प्रॉमिस, एक वादा जिसको निभाने की कोई नियत ही नहीं थी। तो अभी तुम्हारे वो 12th का रिजल्ट के से पहले का मम्मी पापा का वादा, लैपटॉप स्कूटी दिलवाने वाला, याद है? तो वो प्रॉमिस भी कैसा होता है, 99% पेरेंट्स उसको पूरा करने की इंटेंशन नहीं रखते, बस बच्चे को खाली लॉलीपॉप देने का कि उनकी सोच होती है। और एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल और दूं जो तुम लोगों को सबको पता है, जब मूवीज़ में देखा होगा कि हीरोइन जब एग्री नहीं करती तो हीरो क्या बोल देता है कि तुम कहो तो मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊं। तो क्या चांद तारे तोड़ पाना उसके बस की बात है? वो तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, पूरा क्लियर कट झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोमिसेस इसमें नहीं आते। थर्ड पॉइंट है, और सॉरी पॉइंट मिस कर दिया मैंने, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। द एक्टिव कंसीलमेंट, कंसील का मतलब होता है छुपाना, तो एक्टिव कंसीलमेंट यानी कि जानबूझ करके छुपा दिया किसी फैक्ट को। एक मेरे फ्रेंड के घर का ही एग्जांपल देता हूँ कि दीपावली के टाइम पे एक्सचेंज ऑफर चला, पुराना टीवी लाओ और नया ले जाओ। तो उसमें उनकी कंडीशन होती है कि पुराना टीवी चलती हुई पोजीशन में होना चाहिए, तभी वो एक्सचेंज करते हैं, नहीं तो बाकी जो ख़राब टीवी वो तो डिब्बा होगा, उसको क्यों एक्सचेंज करेंगे। तो मेरे फ्रेंड के पास पुराना टीवी था, उन्होंने प्लान किया एक्सचेंज कराने का, लेकिन उनका टीवी ख़राब था। उन्होंने मैकेनिक को बुलाया और मैकेनिक को दिखाया, तो मैकेनिक ने बोला कि ये तो बेकार है, ये टीवी मतलब रिपेयर नहीं हो सकता। बोले नहीं किसी भी तरीके से, बोले अगर मैंने किसी तरीके से इसे चला भी दिया तो ये चलेगा, आधा घंटा चल के फिर ख़राब हो जाएगा, ये तो कबाड़ में 100-200 रुपये से ज़्यादा का बिकेगा भी नहीं, आप क्यों इस पर 300 रुपये 400 रुपये लगा करके इसको रिपेयर करा रहे हो। बोले रिपेयर करने पे आधा घंटा चल जाएगा, बोले हाँ कम से कम आधा घंटा तो चल जाएगा, उसके बाद की गारंटी नहीं है। बोले ठीक है, उसने रिपेयर कर दिया। रिपेयर कराने के बाद उन्होंने चलाया, चलाते ही देखा चल रहा है, बोले तुरंत बंद कर दो। बंद करके शॉप पे ले गए। एक्सचेंज ऑफर में उन्हें टीवी चला के देखा, टीवी चल रहा था। वो कितनी देर चलाएंगे, 2-4 मिनट 5 मिनट। उन्होंने वो टीवी चलाया
देखा, बोले ठीक है, और शायद 3,000 रुपये का उसको लगा दिया और नया टीवी का वही वैल्यू अपना एडजस्ट करके उन्होंने नया टीवी दे दिया। तो एक चीज़ किस कैटेगरी में रखोगे? फ्रॉड में। और कौन सी इसमें से किस कैटेगरी में? सेकंड कैटेगरी में, एक्टिव कंसीलमेंट, यानी जो एक प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को उन्होंने छुपा दिया, वो भी बड़ी बड़ी प्लानिंग से, और फिर सामने वाले को डिसीव किया क्योंकि धोखा ही दिया सीधा। तो ये एक्टिव कंसीलमेंट। बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार जैसे मेरी जैकेट एक बार उसमें वो फट गई, तो मैंने क्या करा, उस पर बढ़िया सा स्टिकर लेके उस पर लगा दिया। अब किसी को क्या पता कि अंदर से फटी हुई है, लेकिन ये तो मैंने अपने यूज़ के लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शॉपकीपर ने अगर वही काम उस टी शर्ट को, मान लो एक टी शर्ट डैमेज हुई, इस पर स्टिकर लगा के उसको डिज़ाइनर बना दिया और फिर बेच दिया, तो वही सेट कैटेगरी में आएगा कि उसने उस डिफेक्ट को, जबकि उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे ही कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है वो कंपनी वापस ले लेती है, उसने ऐसा ना करके बेच दिया। तीनों याद रहेंगे। पहले में क्या है? फॉल्स सजेशन, दूसरे में है एक्टिव कंसीलमेंट, और तीसरे में है फॉल्स प्रोमिसेस। तीनों ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ, ये जो मैंने बोला ना कि जो लिस्ट है, इट कैन बी, मतलब इट कैन इंक्लूड मैनी अदर एक्टिविटीज ऑल्सो, तो उन्होंने वही लिख दिया, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, यानी धोखा देने वाला कोई और भी एक्ट इस कैटेगरी में आ जाएगा। या एनी एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट। आने वाले टाइम में अगर कानून कोई नई एक्टिविटी को या ओमिशन को फ्रॉड की कैटेगरी में डाल दे तो वो भी, यानी इन्होंने पूरा स्पेस दे रखा है कि हमने तो 3 एग्जाम्पल दे दिए, इन 3 एग्जाम्पल के बाद कानून जिस एक्टिविटी को फ्रॉड डिक्लेयर कर दे वो भी, और इसके अलावा धोखा देने वाला कोई भी एलिमेंट इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। जैसे कई बार डुप्लीकेट्स, अगर तुमने धूम आमिर खान वाली देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, एक पर्सन यानी डबल रोल में क्राइम करके भागता है, पुलिस उसके पीछे, गोली लग जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब पकड़ा जाता है तो दूसरा वाला आ जाता है और वो चेक करता है पुलिस वाला, बट उसकी बॉडी पर गोली का कोई निशान नहीं है, इसी कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, यानी पर्सन चेंज कर देना। ठीक है, हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर शॉर्ट में याद करना चाहो तो मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, फॉल्स सजेशन, एक्टिव कंसीलमेंट, फॉल्स प्रॉमिस, ठीक है, एक्ट फिटेड टू डिसीव, और एनी एक्ट डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज डिसीटफुल। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, पेज नंबर 1.46 पे, और 1.46 पे जो 4th पॉइंट देखा, मिस रिप्रेजेंटेशन, एक साथ पढ़ ले रहे हैं क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं। तो फ्रॉड समझ में आ गया, नोइंगली किया गया सारा। यहां पर क्या देखो, पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन, यानी पॉजिटिव कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई पॉजिटिवली आपको बात बता रहा है, बट उसकी जो इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट सपोर्टेड, यानी लिखा ना, इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, यानी जो पॉजिटिव असर्शन कर रहा है उसका जो मतलब पॉजिटिव असर्शन है दैट इज नॉट वारंटेड, यानी वारंटेड मतलब सपोर्टेड, यानी उसके पास फैक्ट्स नहीं है। ठीक है, ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, और कौन सा असर्शन कर रहा है, विच इज नॉट ट्रू, लेकिन क्या लिखा, दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, लेकिन वो ये मान के चलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल समझो कि ए नाम के पर्सन ने मान लो XYZ कंपनी में अप्लाई किया जॉब के लिए, तो इस जॉब के बारे में इसको इंफॉर्मेशन ऑफिशियली मिलेगी कि आपका अपॉइंटमेंट हुआ या नहीं हुआ। इसी ऑफिस में यानी इसी कंपनी में इसका पड़ोसी रहता है बी, जो इस ऑफिस में मेन रोल पे की पोजीशन पे है। ए ने बी से पूछा कि भाई मेरी एप्लीकेशन का क्या हुआ, बोले कल बताऊंगा। नेक्स्ट डे बी ने इसको बताया कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है और आपको की जॉब कंफर्म हो गई है। ये बड़ा खुश हुआ, ये इसको लोन लेना था, मान लो पंजाब नेशनल बैंक से इसको लोन लेना था, इसने पीएनबी में अप्लाई किया। पीएनबी वालों ने कहा कि केवल हम जो
सर्विस में होते हैं उन्हीं को लोन देते हैं, और हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप सर्विस में नहीं हो। बी ने जो इसको इन्फॉर्मेशन दी, ए ने वही इन्फॉर्मेशन बैंक को दे दी कि नहीं मेरी जॉब हो गई है। बोले कहाँ, XYZ कंपनी में, जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा मैं आपको उसकी एक कॉपी लगा के दे दूंगा, आप मेरा लोन सैंक्शन कर दो। बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया, मान लो उसी ट्रस्ट पे। अब 2 दिन 10 दिन या 1 महीने बाद पता चलता है कि इसको जॉब नहीं मिली उस XYZ कंपनी में, तो ये किस कैटेगरी में है? मिस रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि ए ने एक इंफॉर्मेशन देके PNB से एक लोन कॉन्ट्रैक्ट लिया, यानी कि उधारी वाला कॉन्ट्रैक्ट किया। इस कॉन्ट्रैक्ट में PNB को ए ने जो इंफॉर्मेशन थी वो फॉल्स थी, लेकिन ये क्या बिलीव कर रहा था? ट्रू। क्यों? क्योंकि एक कॉमन सा वो है, देखो कि XYZ कंपनी में की पोजीशन पे काम करने वाला पर्सन अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आप ट्रस्ट कर लोगे कि शायद वो सच है। उसी पर यकीन करके इसने आगे एक डील कर ली। तो ये झूठ तो है लेकिन ये इनोसेंट है, ठीक है। और इनोसेंट होने की वजह से डील तो बैंक के ऊपर डिपेंड करेगी कि इस डील को कैंसिल करे ना करे, क्योंकि बैंक एग्रीड पार्टी है। लेकिन ये चाहे कि मैं क्लेम करके कंपनसेशन ए से रिकवर करूं क्योंकि इसने हमसे झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया, तो झूठ बोलने का पेनल्टी के रूप में मैं इसे कुछ रिकवर करूं, तो कानून कहेगा नो, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट है दैट इज इनोसेंट। लेकिन यहीं पे ए को पता लग गया था कि XYZ कंपनी में मेरी जॉब रिजेक्ट हो चुकी है और बैंक से मुझे लोन लेना है, लेकिन बैंक ऐसे देगा नहीं, इसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके शो कर दिया। तो ये किस कैटेगरी में आ गया? फर्स्ट वाली कैटेगरी में, फ्रॉड में। तो यहाँ पर फिर वही है कि बैंक के पास ये राइट तो है ही कि वो इस डील को कंटिन्यू करे, रिजेक्ट करे, बट साथ ही साथ वो इस ए से कंपनसेशन भी क्लेम कर लेंगे फ्रॉड की वजह से, क्योंकि इसने नोइंगली झूठ बोला है। और अननोइंगली झूठ बोलते हो तो लायबिलिटी नहीं आती है आपके ऊपर, नोइंगली झूठ बोलते हो तो आपके ऊपर लायबिलिटी आती है, ठीक है। फ्रॉड में, हाँ फ्रॉड में तो सीधी साधा नोइंगली हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। देखो ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जैसे मैंने अभी अपने फ्रेंड का एग्जांपल दिया कि किसी से, या इसी का एग्जांपल ले लो कि इसने एक गलती और क्या करी, ड्यूटी भी ब्रीच की। आप कहीं पे भी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो तो आपने एक सोर्स पे ट्रस्ट किया, आपको वो सोर्स कैसा था, पड़ोसी वाला मैंने एग्जांपल दिया ना। आपको क्या करना चाहिए था, कंपनी में जाते, कंपनी से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते तो आपके पास सच आ जाता। आपने वो नहीं किया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंशन। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? इसकी इंटेंशन धोखा देने की नहीं थी, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, ठीक है, गेन्स एन एडवांटेज, और उसने एक एडवांटेज गेन कर लिया, ठीक है, बाई और क्या कहते हैं, और एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम, या उसने या उसके अंडर क्लेम करने वाला उसके रिश्तेदार, बाई मिसलीडिंग अनदर, और इसने मिसलीड किया जो मैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी से, यानी इसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ली नहीं और सीधे यहाँ पे जाके बोल दिया, तो एक तरीके से मिसलीड किया, बट इंटेंशन डिसीव करने की नहीं थी, ठीक है। तीसरा, कॉजिंग हाउवर इनोसेंटली, फिर देखो वर्ड रिपीट कर रहे हैं, इनोसेंटली, कि इनोसेंटली अब पार्टी टू एन एग्रीमेंट, उसने एक पार्टी को एग्रीमेंट करने के लिए एग्री किया टू मेक अ मिस्टेक एज टू सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। यानी जैसे ध्यान दो इसको इस एग्जांपल से कि ए ने बी को अपना डॉग सेल करना है, ए ने बी को डॉग के बारे में स्पेसिफिकेशन दिया कि कौन सी मतलब ब्रीड का है, क्या है, लेकिन जिस समय ये डील कर रहे थे उस समय मतलब ये बाहर डील कर रहा था, लेकिन उसके घर पे, यानी घर पे जहाँ पे डॉगी है उस घर में एक सांप आ जाता है और उस डॉगी को काट लेता है और डॉगी मर चुका है। ए ने अभी मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ है, उसे नहीं पता, और बी को अपने डॉग को सेल कर रहा है। तो यहाँ पर ए ने ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, डील फाइनल हो गई। तो यहाँ पर ए को पता है, सच पता है, झूठ बोल रहा है, लेकिन ये झूठ कैसा है, इनोसेंट है, और मिस्टेक हो गई किसको लेकर के, उस प्रोडक्ट को लेकर जो सब्जेक्ट मैटर है,
क्योंकि उस डील का सब्जेक्ट मैटर डॉग था, उस डॉग के एग्जिस्टेंस को लेकर के इसने झूठ बोला और इसने उसको मिस्टेक को एक्सेप्ट करके डील कर ली, तो ये डील भी इनोसेंट कैटेगरी की है, ये भी नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पर तो एक दिक्कत और आ गई, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड ही हो जाएगा, क्योंकि डील है मतलब जिस डील मतलब प्रोडक्ट को लेकर डील हो रहा था वो तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहीं पे अगर वो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग रहता बट उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन में दिक्कत आती, चेंज हो जाती, तो वॉइडेबल हो जाता कि ठीक है भाई जो स्पेसिफिकेशन दिया गया था वो स्पेसिफिकेशन नहीं है, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है, तो देख लो कंटिन्यू करना है या नहीं करना। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो पेज नंबर 1.47 पे आ जाओ, एक टेबल दे रखी है, उस टेबल का मैं देखो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को बता रहा हूं मैं पहले कि टू डिसीव द अदर पार्टी बाय हाइडिंग द ट्रूथ, हाइड कर लिया ना, फ्रॉड में उसने ट्रुथ को हाइड किया है, देयर इज नो सच इंटेंशन, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में ट्रुथ को हाइड करने की कोई इंटेंशन नहीं होती। नॉलेज, द पर्सन मेकिंग द सजेशन बिलीव्स दैट द स्टेटमेंट इज अनट्रू, यानी कि बोलने वाले को पता है, भरोसा है कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत है, अनट्रू है, लेकिन यहाँ पे पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट बिलीव्स इट टू बी ट्रू, वो उसको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, दो द फैक्ट इज नॉट ट्रू, तो यानी उसको सच बात पता नहीं है लेकिन उसको लगता है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सच है। देन द इंजर्ड पार्टी कैन रिप्रेडेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेज, क्योंकि फ्रॉड में क्लेम कर सकता है डैमेज, क्योंकि उसने झूठ बोल करके धोखा दिया है। लेकिन इस साइड में क्या है, द इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रिप्रेडेट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और स्यू फॉर रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन वही रेस्टोरेशन कि जो बेनिफिट्स थे तो खत्म करो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो बेनिफिट्स वापस करो, बट कैन नॉट क्लेम द डैमेज, लेकिन डैमेज क्लेम नहीं कर सकता कि आपने झूठ बोल करके मेरे को मेंटली परेशान किया, मेरे को नुकसान हो गया, उस नुकसान को भरपाई करो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में जो लेन देन हुआ वो तो दोनों में कैंसिल होगा, लेकिन फ्रॉड में उसके अलावा भी क्लेम हो जाएगा डैमेज, इसमें डैमेज क्लेम नहीं होगा क्योंकि पार्टी इनोसेंट थी इसलिए, ठीक है। और निशांत सर एक मिनट, और फिर देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आप अगर झूठ बोल रहे हो तो ब्लेम दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते। जब आप खुद झूठे हो तो ब्लेम दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते कि चलो मैंने झूठ बोला, तुम क्यों नहीं एक्टिव थे, तुम क्यों नहीं अलर्ट थे। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपको यह बात कहने का राइट नहीं है कि चलो मैंने झूठ बोला, आपने क्यों नहीं पता किया सच्चाई का। लेकिन अगर आप इनोसेंट झूठ बोल रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि चलो भाई मेरे को सच पता नहीं थी, मैं तो मतलब गुड फेथ में मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए, आपने उन फैक्ट्स को वेरीफाई क्यों नहीं किया। तो देखो ये लाइन क्या लिखा है, द पार्टी यूजिंग द फ्रॉडलेंट एक्ट, यानी जो पर्सन फ्रॉड कर रहा है, कैन नॉट सिक्योर और प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को बचा नहीं सकता, बाई सेइंग, ये कह करके कि इंजर्ड पार्टी हैड मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ, कि जो पार्टी जो क्लेम कर रही है कि उसके साथ मैंने फ्रॉड किया है, उसके पास सच पता करने का मौका था, उसने क्यों नहीं पता किया, ये कहने की परमिशन नहीं है। लेकिन इधर क्या है, पार्टी कैन ऑलवेज प्लीड, यानी इनोसेंट पार्टी जिसने झूठ बोला बट इनोसेंट झूठ बोला, वो ये प्लीड कर सकती है और ऑलवेज कर सकती है कि दैट द इंजर्ड पार्टी हैड द मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, कि सामने वाली पार्टी के पास सच पता करने का मौका था, इसने पता नहीं किया, इसलिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तो कानून भी कहेगा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी इनोसेंट इंटेंशन थी, इसलिए ये बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है ना। तो आज इतना पढ़ो, बाकी जो बीच का स्किप किया है इसे कल खत्म करेंगे।